Hello students, our new topic is Lenz law. Lenz law. We know from Faraday's second law, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. But this law fails to give the direction of induced EMF. The direction of induced EMF was given by Lenz. According to Lenz law, the direction of induced EMF is such that it opposes the cause that induce it. यानी जिस वजह से ये EMF इंड्यूस हुआ है ये हर उस कारण को अपोज करता है. दिस इज द लेंज लॉ. यानी वंस अगेन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट इंड्यूस इट. जिस चेंज जिस कॉज की वजह से ये पैदा हुआ है ये उसको ही अपोज करेगा. सो फैराडे लॉ को करेक्ट किया लेंज ने एंड दैट लॉ इज नोन एज फैराडे लेंज लॉ. अकॉर्डिंग टू फैराडे लेंज लॉ, the induced EMF in an inductor is directly proportional to the negative rate of change of magnetic flux. According to Faraday-Lenz law, the induced EMF is directly proportional to the negative rate of change of magnetic flux. यानी we can say E is directly proportional to minus d phi by dt. ये माइनस साइन लेंज की वजह से आया. और इन other terms we can say when we open the proportionality we can say induced EMF E is given by minus n d phi by dt. यहां पर मैंने इन EMF के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का E लिखा है बिकॉज जो सिंपल E होता है उससे मैं एनर्जी को दिखाता है और ये हम पर्टिकुलरली EMF के लिए यूज करते हैं. ओके, नाउ द इलस्ट्रेशन कैसे ये लॉ जो अभी मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज कैसे इंडक्शन करता है. लेट अस सी. वी हैव अज्यूम्ड ए क्लोज लूप जिसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, सिंपल गैल्वेनोमीटर. इसके पास एक मैंने मैग्नेट रखा है. मैग्नेट को जब मैं इस तरफ मूव कराता हूं, सपोज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट आई हैव चोजन, मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल चूज किया है. तो जब मैं इसको इधर मूव करवाता हूं तो व्हाट विल हैपन, दिस विल इंक्रीज द फ्लक्स. ये इस लूप के साथ फ्लक्स को इंक्रीज करवाएगा. यानी व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, द इनवर्ड मोशन ऑफ नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल का इनवर्ड मोशन. तो अब क्या होगा, ये इनवर्ड मोशन को कैसे अपोज किया जाएगा. इनवर्ड मोशन विल बी अपोज्ड बाय इंड्यूसिंग सेम पोलैरिटी ऑन द नियर बाय साइड ऑफ द लूप. लूप के साइड पर जैसा पोल है उसी तरह का पोल डेवलप हो जाए तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा. यानी इसका फ्री मोशन जो यहां पर EMF के इंडक्शन का कॉज बन रहा था ये उसको अपोज करेगा. यानी यहां पर नॉर्थ पोल बनने वाला है और नॉर्थ पोल अगर कहीं बनता तो करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज. यानी इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा और वी कैन से गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन देगा. तो जब इस नॉर्थ पोल को अंदर की तरफ मूव करवाया, यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो गया. जस्ट बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज करंट की तरफ नॉर्थ पोलैरिटी बनती है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा. नाउ ये मैग्नेट यहां तक लाया और मैंने रोक दिया. अब क्योंकि मैग्नेट चल नहीं रहा है तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन फ्लक्स. यानी EMF का इंडक्शन नहीं होगा, यानी करंट जीरो हो जाएगा. नाउ व्हाट आई डू, आई पुल्ड आउट द मैग्नेट फ्रॉम द लूप. अब इस मैग्नेट को मैंने लूप से बाहर निकाल दिया. मैं डबल एडेड एरो से दिखाऊंगा इसको, यानी सेकंड फेनोमेना है मेरा. तो जो करंट के एरो होंगे वो डबल एडेड लगाऊंगा मैं. जब इस मैग्नेट को मैंने बाहर खींचा तो व्हाट इज द कॉज, एक बार फिर फ्लक्स चेंज हुआ. व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज. फ्लक्स चेंज का जो कॉज था यहां पर वो था आउटवर्ड मोशन ऑफ नॉर्थ पोल का बाहर जाना. इस नॉर्थ पोल की जो आउटवर्ड मोशन थी दैट वाज द कॉज ऑफ EMF इंडक्शन. इसलिए इसको अपोज करेगा. और अपोज कैसे होगा, बाहर जाते हुए पोल को रोकने के लिए उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा. यानी ए साउथ पोल डेवलप्स. जब ये मोशन यहां पर होगी बाहर की तरफ तो लूप के ऊपर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा. और हमें पता है साउथ पोल तब डेवलप होता है जब इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो. तो सेकंड मोशन के केस में करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरफ. तो दिस वे करंट विल बी इंड्यूस्ड
ये क्लॉकवाइज करंट होगा। तो जब मैग्नेट अंदर आया तो इसके इनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए नियर बाई पोल ऑफ द लूप बिकम्स नॉर्थ पोल एंड हेंस इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट। व्हेन मैग्नेट का नॉर्थ पोल बाहर की तरफ गया तो टू अपोज दिस आउटवर्ड मोशन एक साउथ पोल डेवलप हो गया ऑन द नियर बाई एंड ऑफ द लूप और साउथ पोल में करंट क्लॉकवाइज होता है। तो दिस वे वी कैन सी कि दिस लॉ गिव्स द परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ वी कम ऑन टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में कई बार आया है। शो दैट द लेंज लॉ इज इन द अकॉर्डेंस ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हमने देखा कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है या नहीं, ये हमें टेस्ट करना है। अभी हमने देखा था कि जब यहां पर मोशन हुआ था तो यहां पर करंट पैदा हुआ था, तो कहीं ना कहीं जब हमने वर्क किया तो हमारे उसके बदले एनर्जी डेवलप हुई या नहीं हुई। लेट अस सी, हम इसको तीन सिचुएशन में मानते हैं। मैंने एक करंट लूप माना है, करंट कॉइल है, ये सोलेनॉइड की फॉर्म में मैंने लिया है, जिसके साथ मैंने एक बल्ब लगाया है। एक नियर बाई बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ साउथ पोल मैंने इस तरह रखे हैं। सिचुएशन वन में मैं नॉर्थ पोल को अंदर की तरफ लेके आता हूं, जस्ट अंदर की तरफ मैं मोशन को करा रहा हूं। यहां पर जब नॉर्थ पोल इनसाइड मूव करेगा तो यू नो द नियर बाई पोल ऑफ सोलेनॉइड बिकम्स नॉर्थ पोल। सोलेनॉइड का जो नियर बाई पोल है वो नॉर्थ पोल और इधर वाला पोल साउथ पोल बन जाएगा और हेंस इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस का करंट फ्लो करेगा। इस एंड पर ये करंट क्लॉकवाइज दिखेगा। तो यहां से मैं इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पर हमने देखा कि नॉर्थ पोल अंदर आ रहा है, नॉर्थ पोल के बदले यहां पर नॉर्थ पोल हो गया, तो दिस नॉर्थ पोल इज रिपेलिंग दिस नॉर्थ। तो टू मूव द मैग्नेट इनसाइड वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी व्हाट वी डू, वी हैव टू डू सम वर्क, मींस वी हैव लॉस्ट सम एनर्जी इन डूइंग द मैकेनिकल वर्क। एक मैग्नेट को मैं जबरदस्ती अगेंस्ट द पोलैरिटी इसको अंदर की तरफ मूव करवा रहा हूं, यानी आई एम डूइंग डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फोर्स, यानी आई एम डूइंग सम वर्क and in doing work my energy is lost energy is recovered in form of induced EMF। क्योंकि यहां पर फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो सो डी फाई बाई डी टी को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो यहां पर एक ईएमएफ नेगेटिव में इंड्यूस हुआ। नेगेटिव और पॉजिटिव जस्ट मैंने डायरेक्शन के लिए लिया है। नेगेटिव ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हुआ क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर n थे, तो इसलिए मैं इसको n नंबर ऑफ टर्न्स ले लूंगा, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी यहां पर लिखा जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर बट हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल है ये और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं चार्ज को यूनिट मान लूं तो मैं कह सकता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एनर्जी। सो जितनी एनर्जी मैंने यहां इसको अंदर लाने में लॉस की थी उतनी एनर्जी मैंने यहां पर गेन कर ली इन फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड केस, ये मैग्नेट पूरा का पूरा मैंने इस सोलेनॉइड के अंदर लाके रख दिया है, यानी मैग्नेट इज नॉट मूविंग एट ऑल। अगर मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है तो इट मींस नो वर्क इज डन। यहां पर मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, नो वर्क इज बीइंग डन बाय मी और बाय द एक्सटर्नल सोर्स। सो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट केस। इस केस में कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होता है, इसका मतलब नो एनर्जी लॉस्ट, नो एनर्जी गेन्ड। इन द थर्ड केस when this magnet is pulled out, जब इस मैग्नेट को मैं बाहर की तरफ पुल करता हूं, केस नंबर 3 विद वेलोसिटी v, तो यहां नियर बाई एंड साउथ पोल और द फार्दर एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि बाहर जाते नॉर्थ पोल को रोकने के लिए अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप होगा। अगेन दिस साउथ पोल नेवर लेट द बार मैग्नेट मूव इजीली, यानी वी हैव टू पुल इट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी तीसरे केस में मैं मैग्नेट को मूव करवा रहा हूं एंड आई एम डूइंग वर्क इन पुलिंग द मैग्नेट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अगेन आई एम डूइंग वर्क एंड इन डूइंग वर्क आई एम लॉसिंग माय एनर्जी। जब मैं कोई काम करता हूं तो मेरी एनर्जी कम होती है, आई एम लॉसिंग माय एनर्जी। दिस एनर्जी इज अगेन बीइंग रिकवर्ड इन फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि एक बार फिर इस बार फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो दिस वे वी कैन से कि Lenz law is in fully accordance with the law of energy conservation, as the energy lost in doing mechanical work in moving the magnet in or out
is recovered in the circuit in form of induced EMF. So this way we can fully agree that Lenz law is in the accordance of law of energy conservation. Now we come on to the very important topic, methods of inducing EMF. EMF कितनी तरह से इंड्यूस किया जा सकता है? Methods of inducing EMF. We can say EMF can be induced as many ways as we can change the magnetic flux. हम उतनी तरह से EMF को इंड्यूस कर सकते हैं जितनी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकें. We know from Faraday law E equal to minus d phi by dt and that is equal to minus d by dt of BA cos theta. यानी फ्लक्स फाई जो है हमारे पास वो BA cos थीटा होता है. अगर मैं देखूं तो मेरे पास तीन तरीके हैं फ्लक्स को बदलने के, बाई चेंजिंग B, बाई चेंजिंग A और बाई चेंजिंग थीटा. तो वी कैन से EMF can be induced in three ways. The first way is that अगर मैं मान लूं B और cos थीटा दोनों मेरे कॉमन है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एंगल भी नहीं बदल रहा है, एंगल भी फिक्स है, then we can change the area only. यानी EMF can be induced by changing area, यानी E equals to minus B cos theta into dA by dt. सिर्फ एरिया वेरिएबल है, एरिया चेंज हो रहा है, तो by changing area we can induce EMF. This is the concept of motional EMF. ये motional EMF का concept होता है. Second way, area is constant and also the orientation of the loop is constant. जो लूप मैंने यहां पर लिया उसका ओरिएंटेशन भी कांस्टेंट है, उसका एंगल भी कांस्टेंट है. जस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग चेंज्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है. तो आई कैन से E इक्वल टू माइनस A cos थीटा इनटू dB by dt, यानी चेंज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में. तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है. वी विल डिस्कस इट. थर्ड है हमारे पास, ना तो मैंने एरिया बदला ना ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड बदला, बस मैं बदल रहा हूं तो एंगल, यानी लूप को घुमा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, उसका एंगल बदल रहा हूं बार बार. तो जस्ट बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, लूप या कॉइल या इंडक्टर जो भी वर्ड मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, इंडक्टर इज दैट कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस. एक सिंगल वायर कभी भी इंडक्टर नहीं हो सकता, बस ये चीज याद रखना है. इंडक्टर इज एनी कंडक्टर दैट कैन इंड्यूस EMF, जिसका एरिया सिग्निफिकेंटली लार्ज हो. तो यहां पर मेरे पास जो इंडक्टर है उसका मैंने एंगल बदल दिया, तो बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, एंड दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर. जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द मोशनल EMF. मोशनल EMF is induced across the ends of a conductor by its motion. यानी motional EMF is the EMF that is induced across the ends of a conductor due to its motion in magnetic field. We have supposed there is a closed loop PQRS such that its side PQ is movable. मैंने मान लिया मेरे पास एक क्लोज लूप है, एक क्लोज इंडक्टर है, क्लोज लूप है PQRS, जिसकी साइड PQ मूवेबल है, दैट कैन बी मूव्ड इन एंड आउट. बाकी तीन साइड फिक्स है. इस साइड की लेंथ L है और प्रेजेंटली ये जो P है ये X डिस्टेंस दूर है, बट X कैन बी चेंज्ड बाय इन एंड आउट मोशन. X को घटाया या बढ़ाया जा सकता है. इस लूप को मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, यानी क्रॉस हेड से दिखाया है. हमें पता है इनिशियली फ्लक्स लिंक विद दिस इंडक्टर, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रखा है. परपेंडिकुलर का मतलब कि इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी BA cos 0 बन रहा है. cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद द इंडक्टर और विद द लूप. यू कैन से इस लूप का जो फ्लक्स लिंक है वो है हमारे पास BA, और BA क्या होगा L इंटू एक्स, क्योंकि एरिया ऑफ दिस लूप इज L इंटू एक्स. तो BLX इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर. फैराडे लॉ कहता है कि एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज द इंडक्शन ऑफ EMF. अगर मैं इस साइड PQ को V वेलोसिटी से अंदर की तरफ मूव कर रहा हूं या बाहर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो इसका लिंक फ्लक्स बदलेगा क्योंकि X बदल रहा है. BLX यानी दिस फ्लक्स कैन बी चेंज विद X. तो फाई बदलेगा और फाई बदलेगा तो EMF इंड्यूस होगा. इंड्यूस्ड EMF होता है माइनस d phi by dt.
और इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स। हमें पता है इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लिया है हमने, साइड एल की जो लेंथ है दैट इज अगेन फिक्स, वो एल नहीं बदल रहा है, जो बदल रहा है वो है विड्थ ऑफ द लूप यानी एक्स। एक्स को घटाया बढ़ाया जाता है, एक्स बदलेगा तो हम कह सकते हैं इक्वल टू माइनस डी बी एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। बट हमें पता है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू होता है वी वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बट हियर आई एम टेकिंग डी एक्स अपॉन डी टी एज माइनस वी। रीजन, अगर मैं इस तरफ लेके आता हूं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी इन द सेंस वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एक्स। जिधर वेलोसिटी बढ़ती है उधर एक्स घटता है, तो इनके बीच में एक रिवर्स रिलेशन होता है, v increases in the decreasing direction of x. So I can say dx upon dt equal to minus v, और जब मैं माइनस यहां रखूंगा तो this becomes equal to blv. blv, this is the induced EMF in the conductor PQ और in the loop PQ. इस इंड्यूस्ड EMF को, क्योंकि एक क्लोज लूप मेरे पास बना है तो इसमें करंट फ्लो होगा जिसको मैं कहता हूं इंड्यूस करंट, और इसकी डायरेक्शन यहां पर दिख रही है। कैसे इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है VBI वेरी बैड इंडक्शन, इसका शॉर्टकट है VBI वेरी बैड इंडक्शन। अगर मैं अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से लेता हूं कि मेरे थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द सेकेंड फिंगर, all the three are mutually perpendicular, then thumb points the direction of velocity, यानी वेलोसिटी यानी मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाता है V, ये V को रिप्रेजेंट करता है थंब। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड थर्ड फिंगर या यू कैन से द सेकंड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेट अस सी, यहां पर पहली फिंगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाई, क्योंकि कंडक्टर इस डायरेक्शन में थंब में, तो जो मेरी उंगली पॉइंट कर रही है ये नीचे की तरफ जा रही है, यानी इस कंडक्टर में करंट ऊपर से नीचे आएगा, करंट ऊपर से नीचे आएगा। इट मींस इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगा। वेरियस कंसिडरेशंस फ्रॉम मोशनल ईएमएफ, दिस इज आवर न्यू टॉपिक। पहला कंसिडरेशन है फ्लक्स का, फ्लक्स इक्वल टू द फाई इक्वल टू बी इंटू ए। वैसे बी ए कोस थीटा होता है, बट अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इस तरह से पड़ा हो कि परपेंडिकुलर इस तरह से पड़ा हो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो इट बिकम्स बी ए। नाउ सेकंड कम्स ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी था, लेकिन अभी हमने प्रूव किया था ये आया था हमारे पास BLV। BLV, दिस इज द मोशनल ईएमएफ। नाउ करंट बिकॉज ऑफ दिस मोशनल ईएमएफ I इक्वल टू होता है E अपॉन R। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, एंड BLV अपॉन R, तो I इज BLV अपॉन R। नाउ वी कम टू द फोर्स। फोर्स हमने पढ़ा था किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में जब पड़ा होता है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा। बट क्योंकि मोशन की डायरेक्शन जो है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल टू 90 और साइन थीटा बन जाएगा 1। तो वी कैन से F इक्वल टू BLV अपॉन R, I की जगह मैंने ये रख लिया, और इंटू BL, B की मल्टीप्लाई B से, L की मल्टीप्लाई L से, ये बनेगा हमारे पास B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R इंटू V। नाउ पावर, हमने पढ़ा है पावर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, ये क्लास 11th में आपने रिजल्ट पढ़ा था, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। और फोर्स हमने अभी भी पढ़ा था B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, और V ऑलरेडी हमारे पास था तो मल्टीप्लाई होकर बनेगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। तो दिस इज P, पावर। नाउ द लास्ट कंसिडरेशन दैट इज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंसिडरेशन E इज इक्वल टू P इंटू टी, एनर्जी का कंसिडरेशन P इंटू टी, और ये मेरे पास आता है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R और इंटू टी टाइम। याद रखें I, P, I, F और V तीनों नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, बट पावर एंड एनर्जी क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट स्क्वायर बनता है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएंगे, चाहे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा हो चाहे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा हो, क्योंकि हमें पता है जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ नेगेटिव इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ पॉजिटिव इंड्यूस होगा। सिमिलरली करंट के साथ भी वही साइन लगेंगे, और जो साइन करंट के हैं वही साइन फोर्स को भी मिलने वाले हैं। नाउ we come to the last topic of motional EMF, that is again very important, and this is motional EMF of a hinged rod।
मैंने मान लिया एक L लेंथ का रोड है जो किसी पॉइंट O पर हिंज्ड है। हिंज्ड का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स किया हुआ है। ये कुछ ऐसे घूम सकता है जैसे साइकिल का रिम होता है, दैट इज ए हिंज्ड एंड। तो एक हिंज रोड है जिसका लेंथ है L। ये OP रोड को मैंने एक L लेंथ के सर्कल में घुमाया विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज किसी टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके आफ्टर टाइम t एक पॉइंट P पर से Q पर पहुंच जाता है बाय स्वीपिंग एंगल थीटा। तो इस पर्टिकुलर टाइम t में इसने कितना एंगल स्वीप किया, थीटा। कितना एरिया स्वीप किया, एरिया स्वेप्ट इन टाइम t। ए इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ का एरिया। एंड हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड यहां पर जो हमारे पास हाफ इंटू बेस है OP यानी L और हाइट है PQ यानी S। तो इसको मैंने लिया हाफ इंटू L इंटू S, बट S अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क S डिवाइडेड बाय L इक्वल टू थीटा, यानी S इक्वल टू L इंटू थीटा। तो S की जगह मैं L इंटू थीटा लिखूंगा तो A बिकम्स हाफ L स्क्वायर इंटू थीटा। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया। हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस BA cos थीटा या BA, क्योंकि हमारे पास यहां पर एंगल जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड और इस रोड के बीच में जो एंगल है, जो लूप का एंगल है, वो दोनों का जीरो एंगल है, यानी BA cos थीटा में cos की वैल्यू 1 हो जाएगी। माइनस BA बाई dt, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया बदल रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट है। तो BA और DA बाई dt, अगर मैं A की वैल्यू रखूं तो हाफ L स्क्वायर थीटा जो यहां से आई थी, और L भी कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो E बिकम्स इक्वल टू माइनस हाफ BL स्क्वायर डी थीटा बाई dt। बट डी थीटा बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो वी कैन से E equal to minus half BL square omega. This is motional EMF. This is the motional EMF of a hinged rod. That is all about motional EMF. Thank you. Thank you for watching.